हेलो विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। किस तरह से ये हल होगा, देखिए सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें दिया है आकृति 9.15, ये हमें दिया हुआ है। इस आकृति की बात हुई है। इसमें एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये देखिए AE और DC परस्पर लंबवत है। ये समकोण का चिन्ह यहाँ बनाया हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं। और दूसरी जानकारी हमारे पास है कि ये AD और CF ये भी आपस में लंबवत हैं। ये दो जानकारियां हमारे पास दी हुई हैं। जबकि AB 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखिए, अगर AB 16 सेंटीमीटर है और ABCD समांतर चतुर्भुज है तो निश्चित तौर पर DC भी 16 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, समांतर चतुर्भुज है। AE ये जो ऊंचाई दी हुई है, ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है। CF 10 है। ये वाली ऊंचाई यदि हम AD को आधार माने तो उसके संगत इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दी हुई है, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमें AD ज्ञात करना है। तो देखिए AD कैसे प्राप्त करेंगे। हम सबसे पहले इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जबकि इसका आधार DC हमें पता है और AE इसकी ऊंचाई पता है। देखिए अगले पृष्ठ पर इस चीज को हम करके देखेंगे इस प्रकार। अब आप सिर्फ इतनी बात पर ध्यान देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज है और उसके संगत हमें आधार मालूम है, DC मालूम है और AE मालूम है, उसकी ऊंचाई मालूम है। DC कैसे मालूम है? DC AB के बराबर है। ये हम यहाँ जानते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। अगर हम DC को इसका आधार कहें तो इसके संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी? AE, और दोनों के मान हमें पता है, 16 और 8 की आप गुणा कर लेते हैं, ये मिलेगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल चुका है कि कितना होगा 128 सेंटीमीटर। अब इसी घटना को यानी इसी क्षेत्रफल को हम दूसरी तरह से भी ज्ञात कर सकते थे, यदि हमें ये आधार पता हो AD और इसके संगत ऊंचाई पता हो ये C से यहां तक की दूरी, और ये हमें प्रश्न में दी हुई है। अगर हम चित्र को दोबारा ध्यानपूर्वक देखें तो वहां ये चीज दी हुई है। ये कितना है? तो इसको पुनः एक बार और बना लेते हैं, इस पे लंब खींच लेते हैं पूरी तरह से। अब ये घटना कुछ इस तरह से हो गई है। हमें क्षेत्रफल तो मालूम है 128 वर्ग सेंटीमीटर है, पहले से जानते हैं, लेकिन यही क्षेत्रफल हम एक और तरह से ज्ञात कर सकते थे, यदि हम AD को आधार मानते और FC को ऊंचाई मान लेते, तो भी इसका क्षेत्रफल दोबारा ज्ञात किया जा सकता था। यदि फिर भी समझ ना आ रहा हो तो हम देखें, इस चित्र को आप पलट कर देख सकते हैं। आप AD को यहाँ पर आधार मान लीजिए थोड़ी देर। यदि आप देखें इस प्रकार, AD यदि आधार हो जाता, ये यदि AD आधार हो जाता तो CF हो जाता ऊंचाई। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते? फिर ऐसे ही निकालते, आधार गुणा ऊंचाई करके निकालते। आशा आप समझ रहे होंगे। तो वो क्षेत्रफल दोबारा उतना ही आता, कितना? 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए, यदि आप इसे समझ चुके होंगे तो मैं इसको आगे दोबारा बढ़ाते हैं। ठीक, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसका क्षेत्रफल पुनः ज्ञात करेंगे। अगर आधार AD है तो उसके संगत ऊंचाई FC होगी। अब AD हम ज्ञात करने वाले हैं, जबकि FC हमें 10 दिया हुआ था। अब इसका क्षेत्रफल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं, 128 वर्ग सेंटीमीटर, ये पहले निकाल चुके हैं। भाई आप चाहे इस तरह से ज्ञात करें चाहे दूसरी तरह से ज्ञात करें, क्षेत्रफल थोड़ा ही बदलेगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज जितनी जगह पहले घेर रहा था उतनी जगह अभी भी घेर रहा है। तो इस चीज का प्रयोग हम कर सकते हैं और यहाँ से हम AD का मान प्राप्त कर सकते हैं पक्षांतर करके। 10 यहाँ गुणा में है तो यहाँ पक्षांतर करके भाग में चला जाएगा, और भाग देंगे, 128 को 10 से भाग देते हैं तो 12.8। बस यही हमें चाहिए था कि AD की माप 12.8 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ।
अब देखिए इसी प्रकार है एक अगला सवाल है हमारे पास। ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है और ई एफ जी एच इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जी एच मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल दिए हुए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ठीक आधा है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। किस तरह से करेंगे? सबसे पहला काम तो चित्र बना लेते हैं, आपके सामने है, और उसके बाद इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु ले लेते हैं और इन मध्य बिंदुओं को मिला लेते हैं। तो हमें हरे रंग से जो एक समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा है, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये बताना है कि वह इस दिए हुए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का ठीक आधा होगा। किसका क्षेत्रफल? देखिए मैं इसको एक अलग रंग से दिखाने की कोशिश करता हूं। हमें क्या करना है, ये जो अंदर एक समांतर चतुर्भुज आया है आपके सामने, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है और ये दिखाना है कि यह क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल का आधा होगा। ये जो बड़ा यानी जो हमारा दिया हुआ ये समांतर चतुर्भुज है, ये इसके क्षेत्रफल का ठीक आधा होगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, ये जो मध्य बिंदु हैं, ए बी का मध्य बिंदु है ई और डी सी का मध्य बिंदु है जी, इनको मिला लेते हैं। इन मध्य बिंदुओं को मिला लेते हैं, ये एक रेखा हमें प्राप्त होती है और निश्चिततः यह रेखा सी बी के समांतर होगी, साथ ही ये डी ए के समांतर होगी। ये चीज़ें हम लिख लेते हैं, ये यहाँ लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं ये त्रिभुज है ई जी एच, आप इसे कह सकते हैं। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ई जी डी, ये जो समांतर चतुर्भुज हमारे सामने है, इसके क्षेत्रफल का ठीक आधा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें, इन दोनों यानी कि इस त्रिभुज और इस समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है। जो हमारे पास ये जो त्रिभुज सामने आया है, इसका आधार है जीई, और ये जो समांतर चतुर्भुज हमारे पास है ए ई जी डी, इसका आधार भी वही है ई जी। जब एक ही आधार पर एक त्रिभुज बनाया जाए और एक समांतर चतुर्भुज हो, जबकि दोनों समांतर रेखाएं समान हैं, तो उनके बीच बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ठीक आधा होता है। ये आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो चलिए एक बार और देखिए। यदि आपके पास ये कोई समांतर चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल है 10 मात्रक, 10 वर्ग इकाई, और आपने यहीं पर एक त्रिभुज खींचा है उन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चिततः 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये उन दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है जिन समांतर रेखाओं से वह समांतर चतुर्भुज बना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यह एक प्रमेय है, यह एक नियम है, हमें इसको याद रखना चाहिए। ये हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं। तो अतः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने कहा 10, तो 10 का आधा हो गया होगा 5। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी वही हुआ है। ये एक समांतर चतुर्भुज है ए ई जी डी, इसी आधार पर एक और त्रिभुज बना हुआ है जी एच ई, इसका क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ठीक आधा होगा। ये बात हमने यहाँ लिख ली है और ये यहाँ कोट किया हुआ है ये सारी राशि की किस तरह से हमने क्यों लिखा है। अब ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर ये एक समांतर चतुर्भुज है जी ई बी सी, और इसी आधार पर इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच एक और त्रिभुज बना हुआ है जी एफ ई, इसका क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ठीक आधा होगा। ये जानकारी हमने यहाँ लिख दी है, इसको कहा समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखें इसे और इसे,
इन दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा? बाएं पक्ष को जोड़ते हैं, EGH और EFG, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो निश्चिततः हमें इस छोटे समांतर चतुर्भुज जो हमने हरे रंग से बनाया है इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, यानी EFGH का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। अब राइट साइड को अगर हम देखिए, इसे और इसे, यानी AEGD और EBCD, यानी देखें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हैं तो निश्चिततः ये बड़ा जो समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसका क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हें जोड़कर मिला ये, और यही तो हम सिद्ध करना चाह रहे थे कि बड़े समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ठीक आधा करें तो हमें मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल मिल जाता है। अतः ये प्रश्न हल हुआ।